वंचक नमस्कार। मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज के विस्फोट के इस अंक में मैं विश्लेषण करूंगा 3 विषयों का। पहला विषय होगा भारत सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार का, दूसरा विषय होगा अफगानिस्तान में चल रहे तालिबानी हमले का, और तीसरा विस्तार होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के द्वारा दिए गए हिंदुत्व के परिभाषा का। तो मैं सबसे पहले अपने पहले विषय पर आता हूं और बात करता हूं भारत सरकार में हुए मंत्रिमंडल विस्तार का। 2019 में यह भारत सरकार बनी थी और 2024 अर्थात 5 साल का कार्यकाल जो है ये 2024 तक का इस भारत सरकार का होगा। और 2019 में जब यह सरकार बनी थी उस समय इसके मंत्री बने थे, और अब यह व्यापक लेवल पे पहली बार 2021 में अर्थात 2019 से 2 साल बाद 2021 में पहली बार वर्तमान भारत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, और जिसमें 43 नए मंत्रियों ने शपथ लिया है। ये मंत्री इसमें से बहुत से हैं जो पहले भी रह चुके हैं और कुछ जो हैं ये नए हैं जो पहली बार मंत्री बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर नया मंत्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्हें ये नया मंत्रालय दिया जाएगा जो इन्हें पहले नहीं मिला था अगर ये मंत्री रहे भी थे तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज भारत सरकार के द्वारा किए गए मंत्रिमंडल विस्तार में 43 नए मंत्रियों को शपथ दिलाया गया है। चूँकि भारतीय संविधान कहता है कि मंत्रियों का संख्या, केंद्रीय मंत्रियों का संख्या लोकसभा के सदस्य से 15% हो सकता है, अधिकांश 15% हो सकता है। और भारत में लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 542 है, और इसके आधार पे 15% 81 के आसपास होता है। तो भारत सरकार 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकती, और इस 43 को अगर हम जोड़ दें तो अब भारत सरकार के पास लगभग 78 मंत्री हो चुके हैं, 78 हो चुके हैं, और 81 मैक्सिमम होना चाहिए। तो अब बस 3 की और गुंजाइश है। अगर बनाना चाहें तो भारतीय प्रधानमंत्री ये 3 और मंत्री बना सकते हैं और लोगों को ले सकते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पे 81 ही हो सकते हैं, और अभी जो है ये 78 हो चुके हैं इन 43 को जोड़ने के बाद। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर विश्लेषण करना चाहता हूँ इन मंत्रियों के शपथ और इस मंत्रालय के विस्तार से जुड़े कुछ खास बातों की। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मंत्री जो भारत सरकार में पहले मंत्री रह चुके हैं उन्हें इस्तीफ़ा दिलाया गया, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कोरोना से जुड़े या फिर भारतीय स्वास्थ्य से जुड़े भारतीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपना इस्तीफ़ा दिया, अर्थात इन्हें भी अब जहां तक उम्मीद की जाती है कि इन्हें भी अब स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा दिया जाएगा, या तो इन्हें दूसरा मंत्रालय दिया जाएगा या फिर कुछ और पद दिया जा सकता है। उसी तरीके से और भी बड़े बड़े कुछ हरदीप सिंह पुरी हों या फिर बाबुल सुप्रियो जो पहले भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, या फिर अनुराग सिंह ठाकुर जो राज्य मंत्री थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है। अब ये लोग कुछ नए पद की तरफ या फिर नए मंत्रालय की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा या फिर बहुत नया नाम आता है जो कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय है, वो है पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस वही नेता हैं जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजे की लड़ाई की बुनियाद रखी थी, और चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में जो गुटबाजी हुई, लोजपा में गुटबाजी हुई, उसका जो सबसे बड़ा चेहरा है वो पशुपति कुमार पारस हैं, और चिराग पासवान इनके विरोधी गुट के नेता हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम आता है पशुपति कुमार पारस का। वो भी इस 43 मंत्रियों में शामिल हैं, उन्होंने भी इस 43 मंत्रियों में शपथ लिया है। तो वो भी कोई ना कोई, उनको भी कोई ना कोई मंत्रालय दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, और जिसका विरोध चिराग पासवान ने किया है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि ये लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य नहीं है या फिर अभी विचाराधीन है, क्योंकि इन पे पार्टी को तोड़ने के आधार पे
इन पे कार्रवाई चल रही है और जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, ये लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बन सकते। यह भारत सरकार की, भारतीय प्रधानमंत्री की स्वतंत्रता है कि वो किसी को भी मंत्री बनाए। वो पशुपति कुमार पारस को भी बना सकती है, लेकिन लोजपा के मेंबर के तौर पर नहीं, उन्हें स्वतंत्र तौर पे बनाए, उसके लिए भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर एक विवाद का विषय यह है कि पशुपति कुमार पारस को मंत्रालय मिल रहा है, वहीं पे चिराग पासवान जो कि पूर्व मंत्री और दिवंगत लोजपा नेता के पुत्र हैं, रामविलास पासवान, दिवंगत रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इन्हें इस मंत्रिमंडल से दूर रखा गया या फिर कहें तो इन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ पे कुछ और नए नए नाम आए हैं, जिसमें कांग्रेस से भाजपा में आए मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है, जिन्होंने शपथ लिया है। इसके साथ इसके अलावा अगर बात करें तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी यहाँ पर शपथ लिया है इन 43 मंत्रियों में। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से एक सांसद हैं, उन्होंने भी शपथ लिया है इन 43 मंत्रियों में। तो मैं यहाँ पर इस विश्लेषण में यही बताना चाहता हूँ, यही साझा करना चाहता हूँ, यही बात करना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, 43 और मंत्री तो बने, और इन्हें अलग अलग बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो पहले कुछ और मंत्रालय ले रहे थे, अब वो कोई और मंत्रालय लेंगे, क्योंकि अभी मंत्रालय इन लोगों को दिया नहीं गया। अगर दिया भी गया है तो ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो अभी इन लोगों ने शपथ लिया है, मंत्रालय जब इनको मिलेगा तो आतंक समाचार पर आप उनके मंत्रालय को भी देख सकते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय मिला। अभी तक मंत्रालय जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो अभी तक ये मीडिया में सार्वजनिक नहीं किया गया है। जब ये सार्वजनिक किया जाएगा तो आतंक समाचार पे आप इनका मंत्रालय भी देख सकते हैं। तो मेरा आतंक समाचार का यहाँ पर यही विश्लेषण है, यही कहना है कि 43 नए मंत्री तो शपथ ले गए, ये कोई ना कोई मंत्रालय भी पा लेंगे, इन्हें कोई ना कोई मंत्रालय भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखने की ये ज़रूरत है कि चिराग पासवान जो राम के हनुमान थे, जो नरेंद्र मोदी को अपना राम मानते थे और ख़ुद को हनुमान मानते थे, उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया गया और उनके सबसे बड़े विरोधी पशुपति कुमार पारस को क्यों मंत्रालय में शामिल किया गया? क्या ये भी एक सोची समझी चाल है? क्या ये भी एक राजनीतिक चाल है? क्योंकि राजनीति है तो कुछ भी हो सकता है। यह चिराग के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, नरेंद्र मोदी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, नरेंद्र मोदी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है, पशुपति कुमार पारस के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, ये किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्योंकि वो WHO से भी जुड़े थे इस कोरोना महामारी के बीच में, क्योंकि उनके अच्छे काम के कारण ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी उनका जुड़ाव हुआ था। आखिर उन्होंने या फिर उनका इस्तीफ़ा क्यों लिया गया भारत सरकार के द्वारा? क्या इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी नाकामी दिखती है या फिर कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कहीं ना कहीं ये सार्वजनिक तौर पे आ नहीं रहे हैं, जिसे बताना चाहिए भारत सरकार को? फिर एक नाम आता है अनुराग सिंह ठाकुर का। वो पहले वित्त राज्य मंत्री थे, अब उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा? क्योंकि वो पहले खेल या फिर अलग अलग चीज़ों से भी जुड़े रहे, मंत्रालय से जुड़े रहे। अब अनुराग सिंह ठाकुर को देखना होगा कि कौन सा पद मिलता है। वहीं पे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमेशा अपवाद, हमेशा विवाद में रही हैं। उनके बारे में उनके पति तक ने कहा है कि इन्हें वित्त की कोई जानकारी नहीं है और इन्हें वित्त मंत्रालय नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका यहाँ पर इस्तीफ़ा नहीं हुआ और वो वित्त मंत्रालय कंटिन्यू कर सकती हैं, जैसा आतंक समाचार को लगता है। अगर बदलाव न हुआ तो, और नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उनका इस्तीफ़ा नहीं हुआ, उन्होंने नया शपथ नहीं लिया है, शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुई है। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण को का भी एक विवाद है। दूसरी बात आती है सुब्रमण्यम स्वामी की। सुब्रमण्यम स्वामी जो एक बहुत बड़े प्रखर नेता, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं, उन्हें कोई मंत्रालय नहीं दिया गया, या अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के मोदी कैबिनेट के इतिहास की बात कर ले तो सुब्रमण्यम स्वामी को कोई मंत्रालय नहीं दिया गया।
हालांकि आतंक समाचार इसमें कोई गलती भी नहीं मानता भारत सरकार की, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी अपने पार्टी में रह के सार्वजनिक मंच पे अपने पार्टी की बुराई भी करते हैं, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और नैतिक रूप से सही नहीं है। क्योंकि अगर आप पार्टी में हैं तो आप पार्टी से, अगर आपका मन मुटाव है, अगर आपको पार्टी में कुछ गलत लगता है तो आप पार्टी के पटल पे बोले, सार्वजनिक पटल पे ना बोलें। और सुब्रमण्यम स्वामी के लिए ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक पहलू रहा है और रहा होगा नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के मन में, जिसके कारण से सुब्रमण्यम स्वामी को न तो वित्त मंत्रालय दिया गया, न तो कोई और मंत्रालय दिया गया, या फिर कहें तो उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल ही नहीं किया गया, उन्हें मंत्रालय के पदभार से दूर रखा गया। तो सुब्रमण्यम स्वामी भी एक मुद्दा है जहां पर ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आतंक समाचार को लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास वो राजनीतिक क्षमता नहीं है कि वो कोई मंत्रालय लें, क्योंकि वो अपने पार्टी में रहकर ही अपने पार्टी की सार्वजनिक तौर पे बुराई करते हैं। और ऐसे कुछ और नाम है, हरदीप सिंह पुरी, और अलग अलग लोगों की बात आती है। तो आतंक समाचार अंत में यही कहना चाहता है कि मंत्रालय तो बदल जाएंगे, मंत्री तो बदल जाएंगे और अलग अलग चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन बात वही है कि राजनीति में जब तक क्वालिफिकेशन के आधार पर राजनेता नहीं चुने जाएंगे, चाहे कोई भी मंत्री बने, इसमें से अगर मोदी कैबिनेट की बात करें या अभी तक आए हुए 1947 से बने हुए भारत के अलग अलग कैबिनेट की बात करें, उसमें से आतंक समाचार देखता है कि 70 से 80% ऐसे लोग हैं जो नॉन एलिजिबल हैं, अयोग्य हैं उस मंत्रालय को देखने के लिए, उस मंत्रालय को संभालने के लिए। और अभी के इस मोदी कैबिनेट में भी 70 से 80% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी मंत्रालय दिया गया हो या फिर आगे चल के कोई भी मंत्रालय दिया जाए, वो उसके लिए अयोग्य हैं, असक्षम हैं। हालांकि पॉलिटिकली वो संवैधानिक तौर पे उन्हें उस चीज़ को नहीं रोका जा सकता, उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन या योग्यता नहीं है तो आप मंत्री नहीं बन सकते, इसलिए वो तो बनेंगे। लेकिन बात यही है कि यहाँ पे राजनीतिक सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पे संवैधानिक सुधार की ज़रूरत है, और यहाँ पे मंत्रालय, मंत्री या फिर कहें तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए ही कुछ न कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात होनी चाहिए। और जहाँ तक मंत्रालय की बात है तो कम से कम काबिलियत के अनुसार मंत्रालय दिया जाना चाहिए, किसी को कोई भी मंत्रालय नहीं दे दिया जाना चाहिए जिस तरीके से निर्मला सीतारमण या फिर अलग अलग लोगों के नाम आते हैं। तो आतंक समाचार अंत में यही कहता है कि मंत्रालय तो बदल गए, लेकिन मंत्रियों के सोच अगर सही रहें, बहुत सारे मंत्री सही हैं, बहुत सारे मंत्रियों के सोच सही हैं, लेकिन मंत्रियों के सबों के सोच अगर सही रहे तो यह चीज़ जो है ये भारत के लिए प्रगतिशील रहेगा, यह भारत के लिए लाभदायक रहेगा। अब मैं अपने दूसरे विषय पर आता हूँ और बात करता हूँ अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में चल रहे युद्ध का, अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में चल रहे लड़ाई का। ये अफ़गानिस्तान और तालिबान है क्या? तो यहाँ पर हमें इन दोनों शब्दों को जानना होगा। अफ़गानिस्तान जो है वह एक देश है, जबकि तालिबान को आतंक समाचार एक आतंकवादी संगठन मानता है। हालांकि इसे कुछ देश जो हैं वो आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, जबकि कुछ देश जो हैं इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। तो अफ़गानिस्तान जो है एक देश है जिसका पूरा नाम जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है, जबकि तालिबान जो है वो कहता है कि हम इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान है, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है अफ़गानिस्तान, और ये कहता है कि हम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान है, हम द तालिबान है और हमारे अंदर अफ़गानिस्तान आता है, न कि अफ़गानिस्तान सरकार के अंदर अफ़गानिस्तान आता है। हम हैं अफ़गानिस्तान के सरकार, न कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति। जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान है उसके राष्ट्रपति चाहे वो जो भी रहे हों, अभी के जो हैं वो हैं अशरफ घानी, चाहे वो अशरफ घानी रहे हों या फिर अभी तक जो भी रहे हों, वो वहाँ के नेता नहीं है। हमारे अंदर अफ़गानिस्तान आता है। अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान नहीं है, ये इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान है, और मैं तालिबान हूँ, द तालिबान हूँ, और मेरे अंदर में अफ़गानिस्तान आता है। और इसी की लड़ाई होती है अफ़गानिस्तान में, और अभी तक अफ़गानिस्तान में यही लड़ाई होती आ रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान जो है ये 19 अगस्त 1919 को ब्रिटेन से, इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था, और ये 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है।
जनसंख्या के हिसाब से यह विश्व का 44वां सबसे बड़ा देश है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ के आसपास है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति, मौजूदा राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ घानी हैं। और तालिबान की जहाँ तक बात है तो तालिबान एक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी संगठन है, जिसे आतंक समाचार एक आतंकवादी संगठन मानता है। और ये जो तालिबान है ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान में विश्वास नहीं करता, ये इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान में विश्वास करता है। और अफ़गानिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 25% हिस्सा तालिबान के कब्जे में है, जबकि 75% हिस्सा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान अर्थात वहाँ के सरकार के हिस्से में है। जहाँ तक बात है तालिबान की, तो तालिबान के साथ भी कुछ देश हैं तो तालिबान के खिलाफ भी कुछ देश हैं। तालिबान के साथ जो देश हैं उसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस इत्यादि आते हैं, जबकि तालिबान के खिलाफ अमेरिका, इंग्लैंड, नेटो के जितने देश हैं ये सारे अफ़गानिस्तान के खिलाफ अब तालिबान के खिलाफ आते हैं, तालिबान संगठन के खिलाफ आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत अफ़गानिस्तान सरकार के साथ है, अफ़गानिस्तान के पक्ष में है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के पक्ष में, तालिबान के खिलाफ है, लेकिन आधिकारिक तौर पे यह तालिबान से भी बात करता है और अफ़गानिस्तान से भी बात करता है। तो ये अभी तटस्थ है, ये अभी इंटरमीडिएरी के रूप में काम करता है। यह न तो पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ है, न तो पूरी तरीके से तालिबान के साथ है। हालांकि इसका झुकाव अफ़गानिस्तान अर्थात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की तरफ है, न कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान अर्थात तालिबान की तरफ है, जैसा भारत का पक्ष है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि यह एक आतंकवादी संगठन है तालिबान, और यह अफ़गानिस्तान में कत्लेआम कर रहा है। यहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान में इसका 1994 में जब जन्म हुआ था, या फिर जब ये उदय किया था तालिबान जो आतंकवादी संगठन है, फिर वहाँ से इसने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हुए लगभग वहाँ के 25% हिस्से पे कब्जा कर लिया। और इसी कब्जे को बचाने के लिए और इसी लड़ाई के लिए अफ़गानिस्तान के साथ अमेरिकी सरकार ने वहाँ पर अपनी सेना को भेजा और उसने अफ़गानिस्तान के पक्ष में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन मौजूदा स्थिति में कुछ महीने पहले अमेरिकी सेना वहाँ से वापस बुला ली गई अमेरिकी सरकार के द्वारा, जिसके बाद तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पे और ज़ोरदार तरीके से टूट पड़ा, और जिसके कारण आए दिनों में, अभी के हाल के दिनों में वहाँ पे बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हो रहा है और बहुत सारे अलग अलग तरीके के फतवे जारी किए जा रहे हैं, जैसे महिलाओं को अकेले घर से न निकलना, पुरुषों को बड़े बड़े दाढ़ी रखना, और भी अलग अलग तरीके के फतवे जारी किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। मौजूदा स्थिति आज की बात करें, आज के समाचार की बात करें, आज के अफ़गानिस्तान के समाचार की बात करें तो वहाँ पे लगभग 200 से 300 तालिबानी आतंकवादियों को मार दिया गया है अफ़गानिस्तान के द्वारा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान सरकार के द्वारा, जबकि इसमें 6 अफ़गानिस्तानी सैनिक भी शहीद हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, आतंक समाचार यहाँ पर यही कहना चाहेगा कि ये अफ़गानिस्तान, तालिबान हो, या फिर हमने इतिहास में देखा सीरिया जो अभी भी जल रहा है, या फिर हम बात करें इराक की बात करें, या फिर अज़रबैजान की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, क्रीमिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, या फिर अलग अलग देशों की बात करें, चाहे उसमें इजराइल हो, फ़िलिस्तीन हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भी युद्ध हुए हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं युद्ध का जो जड़ है वो तो रहा ही है, इसके साथ कुछ सुपर पावर भी रहे हैं। और जैसा कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई के बीच की बात है,
तालिबान और अफ़गानिस्तान के बीच में लड़ाई की बात है। यहाँ पर भी जो सुपर पावर हैं, जो व्यापारिक देश हैं, एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इंग्लैंड है। एक तरफ रूस और चीन है तो दूसरी तरफ अमेरिका और इंग्लैंड है। अमेरिका और इंग्लैंड अफ़गानिस्तान के पक्ष में है, जबकि रूस और चीन जो है वो तालिबान के पक्ष में है। तो यहाँ पे इन्हें अपना हथियार बेचना होता है, यहाँ पे इन्हें अपना आर्थिक फ़ायदा देखना होता है, और वहाँ पे जो मारे जाते हैं, जो शहीद होते हैं, वो वहाँ के लोकल लोग होते हैं। तालिबान हो या फिर अफ़गानिस्तान हो, मारे जा रहे हैं वहाँ पे अफ़गानी लोग। तो आतंक समाचार यहाँ पे यही कहता है कि चाहे वो तालिबान की बात हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान की बात हो, सरकार को सही तरीके से वार्ता करके इस मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो तालिबानी हो, चाहे वो अफ़गानी हो, आम अफ़गानियों को नुकसान हो रहा है। अफ़गानिस्तान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अफ़गानिस्तान का विकास नहीं हो रहा है। वो अफ़गानिस्तान जो किसी समय में बहुत आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत देश हुआ करता था, आज उसे भारत के पैसों की ज़रूरत पड़ रही है अपने संसद को बनाने के लिए। आज वो अफ़गानिस्तान जो क्रिकेट के तौर पे एक उभरता हुआ देश बनता जा रहा है, आज वो अफ़गानिस्तान जो बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट में अपना नाम कमा रहा है, या फिर अलग अलग तरीके से वहाँ के लोग अलग अलग फील्ड में जाकर अच्छा नाम कर रहे हैं, वहाँ पर तालिबान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई कहीं ना कहीं इन सारे लोगों के विकास के लिए एक अवरोधक बनता जा रहा है। तो आतंक समाचार यहाँ पर यही कहेगा कि जल्द से जल्द इस चीज़ का सॉल्यूशन हो, क्योंकि दुनिया में अगर कुछ सही तरीके से सॉल्व हो सकता है या अच्छे तरीके से उसका समाधान किया जा सकता है तो वो वार्ता है। और जब दो देश या फिर दो संगठन के बीच में, या फिर एक देश एक संगठन के बीच में लड़ाई हो, वर्चस्व की लड़ाई हो, तो वहाँ पे वार्ता और ज़्यादा मायने रखता है। तो आतंक समाचार चाहता है, आतंक समाचार अफ़गानिस्तान सरकार से और तालिबान संगठन से ये गुजारिश करता है कि ये लोग आपस में मिलकर जल्द से जल्द इन सारे मसलों का समाधान करें। और रूस और अमेरिका से भी आग्रह करता है कि रूस और अमेरिका भी थोड़ा सा नैतिकता दिखाते हुए ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों के समाधान में अपना अहम भूमिका निभाएं। अब मैं आता हूँ अपने अंतिम विषय पे, तीसरे विषय पे, और मैं यहाँ पर बात करूँगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा दिए गए हिंदुत्व के परिभाषा, एक नए परिभाषा जो उन्होंने हिंदुत्व का दिया है। ये परिभाषा या फिर यह डेफिनेशन जो है, यह मोहन भागवत ने आज से 2-3 दिन पहले दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि भारत में रहने वाले हर लोग जो हैं वो हिंदू हैं। भारत में रहने वाले, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, वो सारे लोग हिंदुत्व के अंदर आते हैं। और आज से 3-4 दिन पहले जब यह एक मुस्लिम मंच पे, एक मुस्लिम मंच अर्थात यहाँ पे मुस्लिमों के सभा को जब ये संबोधित कर रहे थे, एक सभा में गए थे, तो इन्होंने कहा कि कोई भी हिंदू अगर किसी भी मुस्लिम के खिलाफ कोई काम करता है, या फिर अगर वह गाय तस्करों को या फिर किसी को भी अगर मारता है, तो वो हिंदू नहीं है। और कोई भी हिंदुत्व जो है यह किसी भी धर्म के अपमान का बात नहीं करता, किसी भी धर्म के लिए अपमान शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। और जो लोग ऐसा करते हैं वो वास्तव में हिंदू नहीं है। और भारत के सभी लोग और हर भारतीय जो हैं वो हिंदू हैं। भारत बराबर हिंदू और हिंदू बराबर भारत। और हिंद देश के जितने भी नागरिक हैं वो सारे लोग जो हैं वो हिंदू हैं, वो सारे लोग जो हैं हिंदुत्व के अंदर आते हैं, ऐसा मोहन भागवत का कहना है। ये पहले भी कहते आए हैं और इधर भी इनका ये ताज़ा बयान था, जिसके आधार पर आतंक समाचार इस विश्लेषण को कर रहा है। इस विश्लेषण का आधार ही मोहन भागवत के द्वारा दिए गए 2-3 दिन पहले के वो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का हर हिंदू जो है वो कभी भी, या फिर भारत का जो एक सच्चा हिंदू जो है वो कभी भी किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना चाहता, और अगर कोई कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है। और भारत में हिंदू, मुस्लिम या फिर जितने भी लोग हैं वो सब एक हैं और सब भारतीय हैं। और हिंदुत्व से बड़ा भारत में भारतीयता है, और भारतीयता बराबर हिंदुत्व, हिंदुत्व बराबर भारतीयता, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के द्वारा कहा गया था। अब बात आती है यहाँ पर आतंक के टेक का, आतंक के विश्लेषण का। आतंक इस पर क्या
विचार रखता है। आतंक समाचार को मोहन भागवत के बातों में सच्चाई दिखती है, अच्छाई दिखती है, सहमत है या नहीं है। तो आतंक समाचार कहता है कि मोहन भागवत का दिया गया यह बयान पूरी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पर मोहन भागवत ने ये राजनीति से प्रेरित होकर, वोट बैंक से प्रेरित होकर यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी हिंदू हैं और मुस्लिम हैं सब हिंदुत्व के अंदर आते हैं और सब जो है वो हिंदू हैं, और दूसरे देश के लोग जो हैं वो अलग उन्होंने अलग रखा और भारत के सभी लोग को हिंदू बोला। तो आतंक समाचार यहाँ पर यह कहता है कि अगर आप व्यापक तौर पे जाएंगे, अगर आप ब्रॉडर सेंस में जाएंगे तो मनु की बात करें, आप मनुस्मृति की बात करें, मनु की बात करें, शतरूपा की बात करें, तो मनु और शतरूपा से इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी और मनु और शतरूपा जो हैं वो सनातन धर्म के थे। तो दुनिया का सभी लोग जो है, दुनिया के सभी लोग जो हैं वो सनातनी हैं और दुनिया के सभी लोग का जो डीएनए है वो सनातन है। मोहन भागवत को यह भी बोलना चाहिए, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम तक ही बात को सीमित नहीं रखनी चाहिए, उन्हें ईसाई, जैन सब लोगों की बात करनी चाहिए। उन्हें यह भी कहना चाहिए, जब वो इतने खुले मन से बोल रहे हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने लिमिटेशन को रख रहे हैं हिंदू और मुस्लिम तक ही, तो उन्हें पूरे तरीके से बोलना चाहिए। मनु और शतरूपा की बात करनी चाहिए, उन्हें कहना चाहिए कि पूरे मानव प्रजाति का, पूरे मानवता का जो धर्म है, जो डीएनए है वो सनातन है, क्योंकि मनु और शतरूपा जो है ये इतिहास पुरुष हैं, इन्होंने ही सृष्टि की शुरुआत की थी, ये तो तथ्य है। यहाँ पे एक और बात आती है, यहाँ पे इन्हें यह भी कहना चाहिए, सऊदी अरब के मक्का मदीना की भी बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी मक्का मदीना जो इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थल माना जाता है, उसके बारे में भी कहना चाहिए कि ये जो है यहाँ पे मक्केश्वर मंदिर भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जो आज के डेट में वहाँ पर एक मस्जिद बना हुआ है। तो चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अंटार्कटिका हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, देश तो बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, लेकिन मानवता की जो शुरुआत थी वो सनातन धर्म से हुई थी और दुनिया के हर लोग सनातनी हैं। और यहाँ पे आतंक समाचार एक बात और कहना चाहता है, जहाँ पे आतंक समाचार को लगता है कि मोहन भागवत का वो बयान गलत है या फिर आधा अधूरा है। आतंक समाचार कहता है कि धर्म जो है वो एक देश से बड़ा होता है। मोहन भागवत ने हिंदुत्व को सिर्फ भारत तक ही सीमित रखा है। आतंक समाचार कहता है कि हिंदुत्व जो है वो सिर्फ भारत तक ही नहीं है, हिंदुत्व बड़ा है, भारत तो का भी एक सीमा है, भारत की भी एक बाउंड्री है, लेकिन हिंदुत्व की कोई बाउंड्री नहीं है, यह विश्वव्यापक है। हिंदू जो हैं वो पूरे दुनिया में है, लेकिन भारत जो है वो एक सीमित है। तो हिंदुत्व को सिर्फ भारत तक ही और भारतीयों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। भारत तो आज एक क्षेत्र, एक एरिया का नाम है, जबकि हिंदुत्व तो अफ़गानिस्तान से लेकर म्यांमार और पूरे विश्व के पटल पे रहा है। तो हमें सिर्फ हिंदुत्व को भारत तक सीमित करना ये भी गलत है। ये इसका भी आतंक जो है, आतंक समाचार जो है इसका भी समर्थन नहीं करता। आतंक समाचार यहाँ पर एक और बयान की बात करता है जो मोहन भागवत के द्वारा दिया गया 2015 का बयान था। भारत के बिहार चुनाव के समय बिहार में मोहन भागवत के द्वारा दिया गया 2015 का वो बयान, जिसमें उन्होंने आरक्षण के लिए कहा था कि अब हमें आरक्षण पे मंथन करने की ज़रूरत है, जिसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल समीकरण बिगड़ गया था और जो एक बहुत बड़ा कारण बना था 2015 में भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सरकार न बनाने की। तो वहाँ पे इन्होंने बोला था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आरक्षण का वहाँ पे फिर से विश्लेषण होना चाहिए और मंथन होना चाहिए, फिर उसके आधार पर आरक्षण को आगे बढ़ाना या न बढ़ाने की बात होनी चाहिए। इस पर बहुत सारे जो हिंदू के अंदर की जो जाति थे वो नाराज़ हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद प्रहार हो गई थी। आरक्षण का जो मेन आधार था वो जातिवाद था। तो यहाँ पर मैं इस बयान को इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, दो धर्मों की बात कर रहे हैं, लेकिन एक
अपने अंदर के जात की, हिंदुत्व के अंदर के, हिंदू के अंदर के जात की बात नहीं कर पाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर ऐसा बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात बोलेंगे तो इनके वोट बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाजपा के वोट बैंक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो जातिवाद की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, तो फिर वहाँ पे वो चीज़ कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें वो मुखर होकर नहीं बोल पाते। तो ये 3 धर्मों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपने अंदर जो जातिवाद है उस पर एक बार इन्होंने थोड़ा सा हिम्मत किया था, उसके बाद ये भी चुप हो गए थे, क्योंकि इन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को देखनी पड़ती है। तो आतंक समाचार अंत में यही कहना चाहता है, इस विश्लेषण के अंत में, मोहन भागवत वाले विश्लेषण के अंत में यही कहना चाहता है कि हिंदू जो है वो एक धर्म है, जिस तरीके से इस्लाम है, जिस तरीके से ईसाई है, जिस तरीके से जैन है, जिस तरीके से बौद्ध है, और हिंदुत्व जो है वो एक जीवन जीने की पद्धति हो सकती है, लेकिन इसे हम पूरे तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं, सारे धर्मों पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उस तरीके से अगर हम बात करें तो हर धर्म कहेगा कि इस्लाम जो है यही जीवन जीने की पद्धति है, ईसाइयत जो है यही जीवन जीने की पद्धति है, यहूदियत जो है यही जीवन जीने की पद्धति है। तो ये कहीं ना कहीं धर्मवाद को बढ़ाता है, और हिंदुत्व जो है वो जीवन जीने की पद्धति होती है, हो सकती है और होगी और बिल्कुल है, लेकिन यह सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुत्व जो है वो जीवन जीने की पद्धति है। और जहाँ तक हिंदुत्व के परिभाषा को परिभाषित किया गया कि हिंदुत्व जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सम्मान रखता है, तो ऐसा आतंक को लगता है और आतंक मानता है कि हर धर्म जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करना ही सिखाते हैं। यहाँ पे बात आती है उनके ब्रेन वॉश की। वहाँ पे उनके जो धर्म गुरु हैं वो अपने फ़ायदे या फिर कुछ गलत तरीके से प्रेरित होकर लोगों का ब्रेन वॉश नकारात्मक तौर पे कर देते हैं, जिसके कारण से वह दूसरे धर्म के खिलाफ हो जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं उस धर्म के लिहाज से, जिस धर्म के वो हैं उस लिहाज से भी गलत है। तो यहाँ पर मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जो भी हो, ये सब जो हैं ये मनु और शत्रुपा के ही औलाद हैं। ये सब जो हैं वो सनातनी ही हैं। नमस्कार।